सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का विकास भाग 2। तो जैसे कि पिछले भाग में हमने भारतीय संविधान के विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर जो कानून भारतीयों के प्रशासन के लिए बनाए गए उनकी उस कड़ी में अब हम पढ़ने वाले हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कहा जाता है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें कि प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा के रूप में हम देखते हैं। तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 60 थी, जिसमें 34 इलेक्टेड होते थे, निर्वाचित होते थे, और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें से 104 इलेक्टेड होते थे और 40 मनोनीत होते थे, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। तो केंद्रीय का कार्यकाल 3 वर्षों का होता था, केंद्रीय विधानसभा का, जबकि राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 6 उसमें मनोनीत किए जाएंगे, और इसमें से 104 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत किए जाते थे। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या था। तो इसमें अंतर यह था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था केवल, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। किसमें? प्रांतों में, यानी कि स्टेट्स में। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक यदि पूछा जाए तो लियोनस कार्टियर्स थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। प्रांतीय विषय 2 भागों में बांट दिए गए थे। पहला तो रिजर्व यानी कि आरक्षित, और दूसरा हस्तांतरित या फिर अंतरित। तो आरक्षित विषय कौन कौन से थे? तो वित्त यानी कि धन से संबंधित, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, पुलिस यानी कि नियम कंट्रोल को जो प्रशासनिक सेवा, वो सारी चीज़ें आरक्षित विषय में था। आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र यानी कि न्यूज प्रिंटिंग, ये सब छापाखाना, प्रिंटिंग, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, और श्रमिक कल्याण, उद्योग विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि, ये सब आरक्षित विषय में आते थे। हस्तांतरित विषय के विषय थे कौन? तो इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन यानी कि लोकल जो शासन व्यवस्था थी, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तील तथा माप, और सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक और अग्रहार दान आदि इसमें आते थे। तो ये सारे विषयों की बात हो गई। तो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के जो एक्ट बाद में आता है उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं 4th पॉइंट में कि भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता था? तो भारत सचिव। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इस जो 1926 ईस्वी में ली आयोग, जो कि 1923-24 में गठित हुई थी, उसके सिफारिश पर सिविल सेवकों की यानी कि सिविल सर्वेंट की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1926 ईस्वी में ली आयोग के सिफारिश पर की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीयों का होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर जैसे मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व और इलेक्शन का वो दिया गया था, उसी प्रकार से सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों यानी कि एंग्लो इंडियन, और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्शन और के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया, यानी कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि पहले मुस्लिमों के लिए था। अब इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, मतलब केंद्र का बजट अलग से पेश होने लगा। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया, जिसमें कि कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। मतलब बिना उसकी पूर्व अनुमति के उसे विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयकों को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति थी, यानी कि किसको? तो इसमें वायसराय के बारे में बात की जा रही है। तो अध्यादेश जारी करने के संबंध में वायसराय को ये अधिकार दिया गया, वीटो करने का अधिकार, कि वो कोई भी विधेयक को पारित करने में वो वीटो का प्रयोग कर सकता है अथवा सम्राट के विचार के लिए आरक्षित रख सकता था। ऐसा इसमें प्रावधान था।
उसके अलावा उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक का अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाता था। मतलब यदि कोई कानून विधानमंडल द्वारा रिजेक्ट कर भी दिया गया हो, यानी कि वो पारित ना भी हुआ हो, तब भी यदि वायसराय उसे प्रमाणित कर दे तो वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान वैलिड हो जाता था। यह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था, मतलब एक टेम्पोररी बेस पर उसका कानूनी प्रभाव होता था। इसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, यानी कि लॉर्ड जॉर्ज था। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में अनुच्छेद 321 और 10 अनुसूचियाँ थी, यानी कि 321 अनुच्छेद था टोटल और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो हमारे पूरे संविधान का, वर्तमान संविधान का एक पूरा एक तरह से आधार के रूप में देखा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें टोटल 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी और इसकी विशेषताएं क्या थी? तो अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था, मतलब वो अपनी इच्छा से चाहे तो उसमें सम्मिलित हो सकता है अथवा नहीं। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात, तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में वैध जो शासन व्यवस्था का अंत कराने की द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। जैसा कि पहले वाले लॉ में हमने बताया कि आगे जाकर के 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया, यानी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था हस्तांतरित और आरक्षित विषय के रूप में, उसको हटा करके यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी, यानी कि जो सेंट्रल विधानमंडल रहेगा वो उस पर कानून बना सकता है। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी यानी कि मुद्रा से संबंधित और नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी कि प्रांतीय जो विधानमंडल है वो इस विषय पर कानून बना सकते थे, यानी कि इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय, लोक सेवा और शिक्षा, यानी कि सब अपने स्टेट से रिलेटेड मुख्य विषयों पर वो कानून बना सकते थे। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची के विषयों के रूप में देखें तो वह विषय जो परिसंघ एवं विधानमंडल द्वारा दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे, यानी कि इस विषय में, इस सूची में जो विषय वर्णित रहेंगे उस पर सेंट्रल विधानमंडल यानी कि केंद्रीय विधानमंडल और जो प्रांतीय विधानमंडल है दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय थे? तो उसमें दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, इन सभी पर दोनों कानून बना सकते थे। और ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल का जो कानून है उसके विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी, यानी कि यदि वायसराय आपातकाल उद्घोषणा करता है तो प्रांतीय जो विषय सूची है, प्रांतीय सूची है, उसके विषयों में भी विधान बनाने की शक्ति परिसंघ मंडल को मिल जाता है। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी
यानी कि यदि कोई 2 प्रांत का विधानमंडल है, वो यदि रिक्वेस्ट करता है तो उस पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषयों में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी, यानी कि यदि कोई सेम विषय पर किसी प्रांत ने कोई कानून बनाया है, उसी पर समवर्ती सूची के विषय पर, क्योंकि समवर्ती सूची पर संघ भी कानून बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो यदि स्टेट ने कानून कोई बनाया है किसी विषय पर और उसी समवर्ती सूची के विषय पर सेंट्रल भी गवर्नमेंट भी कानून बनाता है, और यदि दोनों में कौन एक्ट होगा, कौन उस पर लागू होगा, कौन ज़्यादा प्रभावी होगा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई, यानी कि स्पेशल पावर जो है वह वायसराय को दिया गया। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की युक्ति क्या थी। तो गुलामी का अधिकार पत्र, नेहरू ने कहा इसे कि यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है, और उसमें दूसरी उनकी उक्ति थी कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है, मतलब चलने के लिए आगे की कोई दिशा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ऐसा कार है जो आगे बढ़ नहीं सकता, केवल ब्रेक ही है, रुकावटें ही हैं। अंबेडकर ने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगने की। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, यानी कि उसके पुनः उस बड़े भाग को शामिल कर लिया गया है जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और चौथा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था, और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल, जो कि लंदन में होती थी, उसको प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। और भारत परिषद का अंत इस अधिनियम के द्वारा, जो पहले के कानून में जो भारत परिषद था आपने देखा हुआ, उसका अंत कर दिया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। इसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों तक अब कर दिया गया। पहले धार्मिक आधार पर था, फिर अन्य धर्मों का, उसके बाद फिर जातियों के आधार पर और महिला और मजदूरों तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, और इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद रख सकते थे। और एक सेकेंड, और अदन जो कि यमन का अब भाग है, उसको, उस अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख का नियंत्रण के लिए, देश की मुद्रा और शाख जो यानी कि क्रेडिट, उस पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो कंट्री में जो यानी कि करेंसी और उसके क्रेडिट संबंधी जो मुद्रा और शाख का जो एक तरह से नियंत्रण है, कंट्रोल है, उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनता को मत अधिकार मिल गया, यानी कि अब वो मतदान कर सकता था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि जो भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ, यानी कि 14 दिन बाद। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? तो प्रमुख प्रावधान था 2 अधिराज्यों की स्थापना, यानी कि 2, जो पहले एक यूनाइट इंडिया था, एक पूरा भारत था जो पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था, वो 2 अधिराज्यों में होगा, जो 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, और सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। संविधान सभा जिसमें उस अपने अपने देश के प्रति वो संविधान का निर्माण करेंगे। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। ये इसका दूसरा प्रावधान था। तीसरा में हम देखते हैं कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वो विधानमंडल के रूप में संविधान सभा काम करेगा, और तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के
भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर नहीं तैयार किया जाता है, वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन व्यवस्था चलेगी। तब तक उस समय 1935 के शासन अधिनियम द्वारा ही, भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। इसके अलावा देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंधु यानी कि सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल यानी कि जिसको अब बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रवृत्त हुआ था इसके बारे में हम बात किए। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय स्वतंत्रता, जो हमारी भारतीय संविधान सभा और उससे जो हमारे संविधान बनकर के उभरा, तो उसका क्या बैकग्राउंड था, कैसे क्रमशः वो विकसित होता हुआ आया, इन सभी के बारे में जो हमारे कुछ एक्ट पढ़ने थे जिसके बार बार प्रश्न पूछा जाता था, वो हम सभी पढ़ लिए हैं। तो अब तक इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप बने रहिए, थैंक यू।